नमस्ते स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार सी राधे राधे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट को बताने जा रहा हूं। इस सेकंड पार्ट में मैं एनसीईआरटी कुछ सवालों को हल करूंगा और आपके भी कुछ सवाल हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके भी सवालों को हल करने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एनसीईआरटी के 3.1 में 6 नंबर से सवाल से स्टार्ट करूँगा। आज का पहला सवाल है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। सॉरी भाई बहनों, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है, जिसके पहला अवयव दे चुका है 4, 3, x और 5, और जो है y, z 1, 5 के इक्वल है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में करा है x, y तथा z के मान ज्ञात करने के लिए, और हम ये दो अवयव दे चुके हैं। मुझे सिर्फ इसमें पहला काम करना है, ये दोनों में कंपेयर करना है। इस दोनों अवयव में हमको कंपेयर करके इसका हल निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे, कुछ इसमें लैंग्वेज भी लिखेंगे दोनों अवयवों को तुलना यानी कंपैरिजन। दोनों अवयवों को तुलना या कंपैरिजन करने पर, तो हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, यानी पहला अवयव इस अवयव के बराबर होगा, दूसरा अवयव इस अवयव के बराबर होगा, ये तीसरा अवयव इसके अवयव के बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं x का वैल्यू क्या हो सकता है, y का वैल्यू क्या हो सकता है, z का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, यानी इससे पता चलेगा y बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर 4, z बराबर 3, x बराबर 1, यही हो जाएगा आंसर। चलिए फिर अगले सवाल को हम देखते हैं। चलिए अभी 6 का दूसरा सवाल हम देखते हैं। चलिए पिछले सवाल में जैसे हम दोनों अवयव को हम सब तुलना किए थे, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हम दोनों अवयवों को पहले हम तुलना करेंगे। चलिए कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ। चलिए पहले इन दोनों अवयवों को हम तुलना करेंगे, देखते हैं कि इसके ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर। तो हम लिखते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, या इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, बाद में सॉल्व कर देंगे। और x, y बराबर 8, 3 समीकरण हमारे सामने, 3 समीकरण। हम पहले 2 नंबर समीकरण चलते हैं, जिससे हमको z का मान पता चल जाएगा। पहले हम z का मान निकाल लेते हैं।
समीकरण 2 से चलें हम, तो ये हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 5, इसलिए जेड बराबर 0। हमको जेड का वैल्यू पता चल गया 0। तो हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। जेड का वैल्यू मुझे पता चल गया है, अब मैं इधर समीकरण 1 से चलता हूँ। समीकरण 1, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे। ये y का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 4 का मान देने पर, तो ये हो जाएगा x, और हम इसके जगह पर y की जगह पर हम 6 माइनस एक्स रखेंगे। 6 माइनस एक्स बराबर 8। ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तब हम इसका यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x, इसमें x कॉमन है, मतलब इस दोनों से x कॉमन करेंगे, इस दोनों से अलग कुछ कॉमन करेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से हम कॉमन करेंगे 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2, तो x माइनस 4। चलिए हम इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। चलिए तब अगला पार्ट हम इसको थोड़ा मिटा के लिखते हैं। यहाँ निकला है x माइनस 4 और x माइनस 2। पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 4, x बराबर 4, ये जगह यहाँ से x का वैल्यू 4 निकला, x माइनस 2, x बराबर 2। यहाँ से हमको पता चलता है x का दो वैल्यू है 4 और 2। अब ये दोनों वैल्यू समीकरण 4 में भी पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में भी। हम समीकरण 4 में पुट करेंगे, आसान रहेगा, इसलिए समीकरण 4 में हम पुट करते हैं। समीकरण 4 में y बराबर 2, इसका y का x का दूसरा मान भी रखेंगे। इससे पता चलता है y का भी दो वैल्यू है, 2 और 4। इससे हम इसको फिर एक साथ लिख देंगे, अतः x बराबर 4,2, y बराबर 2,4 एंड z बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमको यही निकालने का रहा था, क्योंकि ये दो अवयव दिए हुए हैं, दोनों अवयव का हमको तुलना करके x, y और z का मान ज्ञात करना था। x का मान 4 और 2 निकला, y का मान 2 और 4 निकला, और z का मान 0 निकला। ठीक है, नोट कर ले, जहाँ तक आपको समझ में आया नोट कर ले। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर।
चलिए फिर इसमें हम दोनों अवयव को हम पहले तुलना करेंगे। दोनों अवयव को हम तुलना करेंगे, पहला अवयव इसके बराबर हो जाएगा और इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, जो जाएगा समीकरण 1, x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा समीकरण 2, y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा समीकरण 3। तो हम लिखते हैं समीकरण, हम पहले चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 तो रहने देते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं, जिससे हमको पहले हम किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से हम चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, तो हम यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं, जगह 5 माइनस एक्स, ये वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देते हैं, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, तो हम रखेंगे तो यहाँ पर y प्लस जेड है, तो हम y जेड के जगह हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 7, 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 5 उधर जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 2, तो यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू इसका y का, तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा समीकरण 5। ठीक है, तो यहाँ से निकला समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 4 और 5 का मान 1 में रख देंगे, तो x का वैल्यू हमको नहीं पता है, x रखेंगे, y का वैल्यू हमको पता है 2 प्लस एक्स, यहाँ पर हम निकाले हैं 2 प्लस एक्स, और हमको z का वैल्यू पता है 5 माइनस एक्स है, और इक्वल है 9 के। तो हम पहले देखेंगे, तो यहाँ x और x जुड़ जाएगा, 2x मतलब ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमको सिर्फ x, और ये हो जाएगा 5, ये 7 हो जाएगा 9, तो ये x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकला कितना 2, तो हम x का वैल्यू हम पहले रखते हैं समीकरण 5 में। समीकरण 5 में हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 प्लस, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 2, तो इसलिए हमको y का वैल्यू निकल गया 4, तो हम फिर x का वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में x का मान रखने पर ये हो जाएगा हमको z बराबर 5 माइनस जो, z का मान निकल जाएगा हमको 3, इधर एक लाइन लिख देते हैं, अतः x बराबर 2, y बराबर 4 एंड y बराबर 4 तथा z बराबर हमको 3 निकला, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देख ले, फिर पहले आपको ये उतारना है, फिर उसका दिए लाइन, फिर इसका दिए लाइन। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, नोट कर लें यहाँ तक। ठीक, तब आगे अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे।
8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक अवयव दिया है जिसमें अवयव पहला a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल है -1 5 0 13। हमको इसमें बोल रहा है ए बी सी और डी का मान याद करने के लिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ हमको, फिर हम पहले इसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे तुलना करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा इक्वल -1 के, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और 2a प्लस सी ये इक्वल हो जाएगा 5 के, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। 2a माइनस बी ये हो जाएगा 0 के इक्वल, इसको समीकरण 3। और 3c प्लस g ये हो जाएगा 13 का इक्वल, ये हो जाएगा समीकरण 4। तो हम पहले हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 3 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 3 से ये हो जाएगा हमको समीकरण 1 तथा 3 से ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1 और ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। तो हम इसको हम विलोपन विधि से हम हल करेंगे। समीकरण ये 2 समीकरण दिए हैं, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम इसको इक्वल करना चाहते हैं, हम पहले हम a को इक्वल करते हैं। तो हमको a को इक्वल करने के लिए समीकरण 1 को हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 2 से गुना करते हैं, तो लिख देते हैं लैंग्वेज में। तो हम पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद अगला लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर हो जाएगा -2 के इक्वल, और ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। तो हम इसको हल करेंगे, तो इसको हम घटाएंगे तो ये जगह 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये घटाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये जगह -b इक्वल हो जाएगा -2 के। इससे माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा 2। हमको b का वैल्यू निकला 2। अब हम यही b का वैल्यू हम समीकरण 1 या किसी समीकरण 1 या 3 में रख कर हम a का मान निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 1 में हम इसका मान रखते हैं। समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो हम समीकरण b का मान हम इसमें रखेंगे। तो a माइनस बी, तो हम तो हम b की जगह पर हम रख देंगे 2। तो यह हो जाएगा a माइनस 2 बराबर -1। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, ये -2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसलिए a का वैल्यू कितना निकलेगा 1। यहाँ से a का वैल्यू निकला। अब हम a का मान समीकरण 3 में समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे हमको c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में a का मान रखते हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो हम a का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर गुने प्लस c बराबर 5। तो ये जाएगा 2 प्लस c बराबर 5। तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। तो इससे यहाँ पर c का वैल्यू निकल जाएगा कितना 3। ठीक, तो अब हम c का वैल्यू भी पता चल गया। अब हमको d का वैल्यू निकालना, तो हम c का वैल्यू समीकरण 4 में हम रख सकते हैं, रखेंगे, जिससे हमको d का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 4 में c का मान रखने पर हम रखेंगे। तो ये जाएगा 3 × 3 प्लस d बराबर 13। ये हो जाएगा 9 प्लस d बराबर 13। इधर से हो जाएगा d बराबर 13 माइनस 9। तो इधर से d का वैल्यू हमको निकलेगा 4। तो हम इससे हमको इस चारों समीकरण को हल करके हमको निकल गया। तो इसी यहाँ पे लिख देंगे, अतः a बराबर 1, b बराबर 2,
कोमा सी बराबर 3 कोमा डी बराबर 4 आंसर। पहले ये लाइन उतार लेंगे, फिर वो लाइन, फिर ये अंत में ये लिख देंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है यदि ये हमको ये क्वेश्चन दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये 3.1 का, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है ए बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव की परिभाषा होती है वैसे अवयव जिसका पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो इसमें एम बाय एन दिया हुआ है, इसमें कहने का इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एम ग्रेटर देन एन, यदि एम लेस देन एन और एम ग्रेटर देन एन। सी ऑप्शन दिया हुआ है एम बराबर एन, और डी दिया हुआ हमको नन ऑफ दीज, यानी नन ऑफ दीज। तो यहाँ नन ऑफ दीज दिया होता है, हमको पहला ऑप्शन बोला है एम लेस देन एन। तो वर्ग अभी वो होता है जिसका पंक्ति की संख्या और अब स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें एम लेस देन एन, इसमें कह रहा हमको पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से मतलब कम है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये केस भी कैंसिल रहा है कि इसके ई केस में ये वर्ग अभी नहीं होगा। फिर ये बोल रहा है एम ग्रेटर देन एन, तो इसमें बोल रहा है पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी है, तो मतलब अधिक है, तो मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, तो ये भी नहीं होगा वर्ग अवयव। ये वाला एम बराबर एन, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, मतलब ये ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्ग अवयव की परिभाषा होती है कि पंक्ति की वैसा अवयव जिसके पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वही वर्ग अवयव कहलाता है। तो वर्ग अवयव ये हो गया एम बराबर एन, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव को निम्नलिखित युग समान होगा। तो इसमें हमको बोल रहा है दोनों अवयव कब समान, मतलब समान होने पर एक्स और वाई का मान हमको निकालना है। ठीक है, लिखते हैं 3x + 7 5 y + 1, तो 2 - 3x इक्वल होगा 3 0 y - 2 8 और 4। तो हम दोनों का तुलना करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसको हम थोड़ा सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों अवयव की तुलना में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए थोड़ा इसमें हम भाषा का उपयोग थोड़ा कम करेंगे, तो इसे लिखते हैं डायरेक्ट 3x + 7 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लिया। y - 2 बराबर 5, इसको हम समीकरण 2 मान लिया। y + 1 बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण 3। 2 - 3x बराबर 4। तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा आपका 3x + 7 बराबर 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा -7/3। तो ये -7/3 यहाँ पर हमको निकला।
ओ, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ x का वैल्यू यहाँ पर निकल रहा है हमको -7/3। यहाँ जगह हम समीकरण अगर 4 से चलते हैं, समीकरण 4 से चलते हैं तो 2 - 3x/4, तो इस जगह 3x/2। यहाँ से हमको x का एक और वैल्यू निकल रहा है जो है मेरा 2/3। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको 2 निकल रहा है -7/3 -2/3, जो हमको इस अनुसार से लगा है। मतलब कोई भी अवयव एक पंक्ति में 2 बार नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसका ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर x का वैल्यू -7/3 निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन निकल रहा है, इसमें कोई नहीं है। इसके बाद -2/3 हमको x का वैल्यू निकला है। तो हम इससे x और y का वैल्यू हमको निकालना, यहाँ पर हमको देखना होगा। चलिए, यहाँ पर x का वैल्यू हमको 2 निकल रहा है, मतलब -7/3 -2/3। और किसी भी अवयव में पंक्ति के 2 मान नहीं हो सकते हैं, इसमें मतलब 2 मान निकल रहा है, x बराबर -7/3 -2/3। इसलिए हम लिख सकते हैं, मतलब इसमें ऑप्शन हमको चेक करना पड़ा, x -1/3, इसमें कोई भी नहीं हुआ। लेकिन मतलब एक ऑप्शन है जो ऐसा हो सकता है, ज्ञात करना संभव नहीं। इसका मतलब कि हम इसमें एक अवयव में किसी अवयव के 2 मान नहीं हो सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं कि ज्ञात करना, इसका मतलब मान ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए इसका ये ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आपका बी नंबर सही होगा। और ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी सवाल है, 10 नंबर। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों के कुल कितने संख्या होंगे जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसका हम थ्योरी बाद में बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे हुआ, लेकिन इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट डी हो जाएगा, ऑप्शन 512। इसका आंसर हम थ्योरी बाद में बता देंगे, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बता देंगे कैसे मतलब ये निकला, मतलब इसका थ्योरी भी लिखाएंगे और ये कैसे निकला और नहीं निकला। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको कल मतलब बाद में मिलते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, गुड बाय। और कोरोना वायरस से बचे रहें और सुरक्षित रहें। हो गया।